आप सभी प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों का संगम आर्ट क्लासेज टीजीटी पीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं एजुकेटर विकास सर आप लोग को इस फाउंडेशन बैच में जो है क्लास तीसरा लेके आ रहा हूं और इस क्लास में कल हम जो दूसरी क्लास तक देखे थे भारतीय कला का जो है उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है, कितने प्रकार कितनी बार मिलता है, यहां तक देखे थे और कला विलास पुस्तक को हम लोग उसको समझे थे। आज हम लोग चलेंगे आगे कि जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम लोग चलेंगे कि कला का उल्लेख 64 प्रकार के कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है। फटाफट आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए हम देखेंगे कि 64 कला का उल्लेख सबसे पहले किन किन ग्रंथों में मिलता है। तो 64 बार कला का उल्लेख, हेडिंग क्या होगी आपकी, 64 बार कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है, किन किन ग्रंथों में मिलता है। यही हेडिंग है कि 64 प्रकार का कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्त। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, गर्मी ज्यादा है इसलिए पानी पीना पड़ गया। तो 64 बार कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है। तो हमने सबसे पहले बताया, सबसे पहले जो है 64 कला का उल्लेख, सबसे पहले 64 कला का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद जो है 64 कला का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। इसके बाद जो है 64 कला का उल्लेख कहाँ मिलता है, जो है सामवेद में। 64 कला का उल्लेख सामवेद में 64 प्रकार के कला का उल्लेख मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, सामवेद में भी 64 प्रकार का कला का उल्लेख हमको मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अगला देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 64 प्रकार का कला का उल्लेख मिलता है। 64 प्रकार की कला का उल्लेख मिलता है। यानी सबसे पहले यजुर्वेद में, इसके बाद सामवेद में भी मिलता है, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी 64 प्रकार के कला का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। उनको थोड़ा हम डाल ले मार्कर में। तो देखिए 64 कला का उल्लेख मिलता है आपके, सबसे पहले आपका यजुर्वेद में, इसके बाद सामवेद में, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी 64 प्रकार के कला का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके बाद जो है शुक्राचार्य का एक ग्रंथ है नीतिसार। शुक्राचार्य का ग्रंथ नीति सार में
64 प्रकार की कला का उल्लेख देखने को मिलता है। शुक्राचार्य का नीति सार ग्रंथ में भी 64 प्रकार की कला का उल्लेख मिलता है। सारी बातों को आप लोग डाउन करिएगा, यहां से प्रश्न आया है और आएगा भी। अब अग्नि पुराण में भी देखेंगे कि अग्नि पुराण में भी 64 प्रकार के कला का उल्लेख मिलता है। 64 प्रकार के कला का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है कला का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है बाण भट्ट की पुस्तक, बाण भट्ट की पुस्तक कादम्बरी में, बाण भट्ट की पुस्तक जो है आपका कादम्बरी, बाण भट्ट की पुस्तक जो है कादम्बरी में भी 64 प्रकार का कला का उल्लेख मिलता है। 64 प्रकार के कला का उल्लेख मिलता है। तो बाण भट्ट की पुस्तक क्या है, उसका नाम है कादम्बरी में 64 प्रकार कला का उल्लेख मिलता है। अगला हम देखेंगे जो है लेखक दांडी की पुस्तक है दशम कुमार चरित्र। दशम कुमार चरित्र में भी 64 प्रकार के कला का उल्लेख मिलता है। लेखक दांडी की पुस्तक दशम कुमार चरित्र में 64 प्रकार के कला का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, लेखक दांडी की पुस्तक है दशम कुमार चरित्र में भी मेरे प्यारे दोस्त 64 प्रकार के कला का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अगला देखेंगे यथार्थवादी कला का सर्वप्रथम उल्लेख कामसूत्र में मिलता है। तो यहां तक सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि यहां पहले जो कला थी 64 कला थी। तो 64 बार कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? सबसे पहले आपका 64 कला का उल्लेख यजुर्वेद में, सबसे पहले यजुर्वेद में, और फिर सामवेद में मिलता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मिलता है, शुक्राचार्य का ग्रंथ नीति सार में मिलता है, और अग्नि पुराण में भी मिलता है, बाण भट्ट की पुस्तक कादम्बरी में, और लेखक दांडी की पुस्तक दशम कुमार चरित्र में भी 64 प्रकार के कला का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा कामसूत्र के बारे में समझते हैं, यानी वात्स्यन द्वारा रचित पुस्तक का जो नाम है कामसूत्र। कामसूत्र के बारे में देखते हैं, कामसूत्र के बारे में देखते हैं। कामसूत्र तो जो है कामसूत्र के बारे में देखेंगे। कामसूत्र पुस्तक के जो रचनाकार हैं, पहले हम देखेंगे रचनाकार। तो रचनाकार का नाम जो है वात्स्यन। कौन है? वात्स्यन। कामसूत्र के रचनाकार है वात्स्यन। इसके बाद जो है समय क्या है इसका, इस पुस्तक का जो समय है यानी कब पुस्तक जो है लिखी गई थी, समय है तीसरी शताब्दी में किस भाषा में? तीसरी शताब्दी में किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तीसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा में ये पुस्तक किस काल में लिखी गई थी? किस काल में लिखी गई? तो भाई गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ये सारी जानकारी आप लोग रखिएगा कि जो कामसूत्र पुस्तक है इसमें भी 64 प्रकार का, इसमें भी 64 प्रकार के कला का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। कला का उल्लेख मिलता है, इसमें भी 64 प्रकार के कला का उल्लेख मिलता है। इसके रचनाकार वात्स्यन जी हैं। समय है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, संस्कृत भाषा में इसका प्रकाशन हुआ है। पुस्तक है तीसरी शताब्दी में छपी थी संस्कृत भाषा में। किस काल में लिखी गई थी? तो उस समय गुप्त काल का समय था, और इसमें भी 64 प्रकार के हमको कला का उल्लेख देखने को मिलता है। अब इसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हाँ, इस पुस्तक का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद जो है रिचर्ड एफ बार्टन साहब, रिचर्ड एफ, मैं इसे लिख दे रहा हूं, रिचर्ड एफ बार्टन। रिचर्ड एफ बार्टन ने
किया था। इस सारी बात को आप लोग नोट डाउन करिएगा। प्रश्न आ सकता है कि कामसूत्र पुस्तक का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो रिचर्ड एफ बार्टन ने इसका जो है संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कामसूत्र की झलक हमको किस पुस्तक में देखने को मिलती है? अब इससे पूछ लेगा कामसूत्र की झलक और किस पुस्तक मिलती है? तो कामसूत्र की झलक किस पुस्तक में देखने को मिलती है? देखने को मिलती है। कामसूत्र की जो झलक और किस पुस्तक में दिखाई देती है? तो पुस्तक है जयदेव की पुस्तक, यानी जयदेव की पुस्तक रति मंजरी में। जयदेव की पुस्तक जयदेव की पुस्तक जो है रति मंजरी में। याद रखिएगा सारे पॉइंट। तो जो है कामसूत्र की झलक हमको किस पुस्तक में देखने को मिलती है? तो जयदेव की पुस्तक जो है आपकी रति मंजरी में कामसूत्र की झलक हमको देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट जो है मेरे प्यारे दोस्त इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। सारे पॉइंट को आपको जो है पूरी तरह से नोट करना है, क्योंकि यहां से टीजीटी में, पीजीटी में, नीट जेआरएफ में, एमआरएस में हर जगह प्रश्न आए हुए हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं नोट करते चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। चलिए हम देखेंगे। पहले जो थी, नोट पॉइंट यहां डालना है। पहले जो है 64 कला थी, 64 कलाएं थी। पहले 64 कलाएं थी, पहले 64 कलाएं थी। फिर ये घटकर कितनी आ गई? 48। घटकर 48 आ गई। 48 से ये आ गई 32, 32 से घटकर 16 आ गई, 16 से घटकर 8 प्रकार की कलाएं बची। तो कलाओं का क्रम ऐसे जारी रहा। पहले 64 कला थी, फिर घटकर 48 हुई, 48 से 32 हुई, 32 से 16, 16 से 8, 8 से क्या हुई? 6, 6 से क्या हुई? 5। यही वर्तमान में 5 कलाएं बची हैं। यही वर्तमान में 5 प्रकार की कला है। यही वर्तमान में 5 प्रकार की कला है। और यही वर्तमान में 5 प्रकार की कला है। इन्हीं 5 प्रकार की कलाओं को ललित कला कहा जाता है। तो इन्हीं 5 प्रकार की कलाओं को ललित कला कहा जाता है। ललित कला क्या है? जिस कला में सौंदर्य प्रधान होती है उसे ललित कला कहा जाता है। मैं इसको आगे बताता हूं। तो जैसे इन्हीं 5 कलाओं को ललित कला कहा जाता है, वो 5 कलाएं कौन कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? पहला आपका जो है काव्य कला। अर्थात काव्य कला क्या है? जिस कला में कविता, शब्द या अर्थ प्रधान होते हैं, यानी जिसमें कविता की रचना की जाए, यानी उस सब जो काव्य कला का मतलब होता है काव्य प्रधान हो। उसमें जो है उसका जो काव्य आप कविता रच रहे हो उसका अर्थ प्रधान होता है। तो जिस कला में शब्द और अर्थ प्रधान होते हैं उसे काव्य कला कहा जाता है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे संगीत कला, जिसमें ध्वनि और स्वर प्रधान हो। संगीत कला देखेंगे। क्या देखेंगे? संगीत कला भी आती है। तो 5 ललित कला कौन? ललित कला कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। काव्य कला, संगीत कला। तीसरा आपका जो है चित्रकला है। तीसरा क्या है? चित्रकला। चित्रकला के बाद जो चौथा आपका है वो है मूर्ति कला। चौथा जो आपका है मूर्ति कला। तो काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, और 5वां जो है आपका स्थापत्य कला जो है। स्थापत्य कला 5वां जो है स्थापत्य या वास्तु कला। स्थापत्य या
वास्तुकला। तो यही 5 कलाएं वर्तमान में क्या कही जाती हैं? ललित कला के नाम से जानती है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला। मूर्ति कला क्या है? जिस कला के अंतर्गत मूर्तियों को बनाया जाता है, मूर्तियों पर खोज कर चित्रकारी किया जाता है, डिजाइन स्कल्पचर किया जाता है। चित्रकला जो कोई पेंटिंग आप बनाते हैं। स्थापत्य कला, वास्तुकला किसे कहते हैं? जिस कला के अंतर्गत मंदिर या भवन या मस्जिद, स्तूप बनाए जाते हैं, भवनों का निर्माण होता है, वैसी कला को कहा जाता है स्थापत्य और वास्तुकला कहा जाता है। तो पहले कला 64 थी, फिर घटकर 48 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 6, 6 से 5, यही 5 कला बची है। अब चलते हम देखेंगे कला का वर्गीकरण। तो इतनी बात आप लोग डाउन कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आशा होगा कि आप लोग इन सारी बातों को नोट डाउन कर लिए होंगे अपने नोट से। बस आप लोग बाकायदे तरीके से नोट्स को बनाते जाएं। हम वादा नहीं, एकदम फ्री बैच दे रहे हैं, बनाते जाइए। अगर आप लोग अच्छी तरीके से नोट बना लेते हैं तो 100% आप टीजीटी में पूरे पूरे प्रश्न करने के जो है काबिल हो जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कला का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? कला का वर्गीकरण। आ जाइए, जो हमारा जो है अगली हेडिंग है कला का वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। कला का वर्गीकरण देखेंगे। तो कला का वर्गीकरण जो है मेरे प्यारे दोस्तों दो प्रकार से होता है। कला का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। कला का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। एक जो है आपका ललित कला है। एक क्या है? जो है आपका ललित कला है। एक है आपका ललित कला, एक है आपका ललित कला। दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आपका जो है उपयोगी कला। उपयोगी कला। तो उपयोगी कला क्या है और ललित कला क्या है? देखिए, जिस कला में सौंदर्य प्रधान हो, सौंदर्य प्रधान हो उसे उपयोगी कला कहते हैं। सौंदर्य प्रधान होती है उसे उपयोगी कला कहते हैं। और ललित कला कहा जाता है। उपयोगी कला क्या होता है? जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे हम व्यवसाय भी करते हैं, जिससे हमको पैसा मिलता है। जो हमारे जीवन की जो जो कमियां हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो कला करती है उसे उपयोगी कला कहा जाता है। यानी जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे उपयोगी। जैसे आभूषण बनाना। आभूषण हम लोग क्यों बनाते हैं? उसको बेचेंगे तो हमारे पैसा मिलेगा, तो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बढ़ईगिरी, एक लोहार बढ़ईगिरी करता है, सामान को क्या करता है? लकड़ी को बनाकर मेज बेचता है, तो उसकी पैसा मिलता है, तो उसकी जरूरत की चीजें पूरा करती है। तो जो कलाएं हमारे जीवन की कहीं न कहीं आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे कहा जाता है उपयोगी कला। ललित कला क्या है? हमने बताया कि 5 वर्तमान में जो कलाएं हैं ललित कला है। जिस कला में सौंदर्य प्रधान होता है उसे ललित कला कहा जाता है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके ललित कला देखते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे चलते हैं। अब देखिए ललित कला, हेडिंग डालिए आप लोग, ललित कला। ललित कला। अब देखिए ललित कला पे कई प्रकार के, एक तो आप परिभाषा देखेंगे कि इसका विभाजन, इसका विभाजन, ललित कला, इसका विभाजन, विभाजन किसके आधार पर है? इसका विभाजन, एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि इसका विभाजन किसके आधार पर है? तो इसका विभाजन जो है मेरे प्यारे दोस्तों जो है हीगल के अनुसार है। हीगल के अनुसार है। तो ललित कला का विभाजन किसने किया? हीगल ने। यानी ललित कला विभाजन जो है किसके आधार पर किया गया? हीगल के अनुसार किया गया है ललित कला का विभाजन। और इन्होंने जो था हीगल हीगल के अनुसार जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला मानी जाती है ये होती है काव्य कला, और सबसे निम्न कला जो होती है ललित कला में जो हीगल के अनुसार जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कला काव्य कला, और सबसे जो होती है निम्न कला जो है यह है वास्तु कला या स्थापत्य कला। हीगल का कला विभाजन किस नाम से जाना जाता है? हीगोलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट।
तो ललित कला विभाजन सबसे पहले किसने किया? हीगल ने। किसने किया? हीगल ने किया था। ललित कला का विभाजन किसने किया? हीगल ने किया था। अब देखेंगे हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला, यहां जो पॉइंट आपका ये हेडिंग है, अब देखेंगे हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला, हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है मेरे प्यारे दोस्त? तो वो है आपके काव्य कला। तो हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला है वो है काव्य कला। हीगल के अनुसार सबसे निम्न कला क्या है? हीगल के अनुसार सबसे अगला जो प्रश्न है, हीगल के अनुसार सबसे निम्न कला, निम्न कला कौन से? हीगल के अनुसार सबसे निम्न कला कौन है? यानी ये है वास्तुकला। कौन है? वास्तुकला। तो याद रखिएगा भाई, वास्तुकला या स्थापत्य कला। हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला क्या है? वो है काव्य कला है। सबसे निम्न कला क्या है हीगल के अनुसार? वो है वास्तुकला। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ललित कला का विभाजन किसने किया था? हीगल। और इनका जो कला विभाजन है, इनका जो है हीगल का कला विभाजन किस नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न भी पूछ सकता है। तो मैं आगे लिखता हूं, जो है हीगल का कला विभाजन, यहां मैं लिखता हूं हीगल का कला विभाजन, हीगल का कला विभाजन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो नाम है ये जाना जाता है हीगोलियन। किस नाम से जाना जाता है? हीगोलियन। हीगोलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और जो है इमारत जैसे केवीएस परीक्षा हुआ इसमें पूछा जाता है कि जो हीगल ने कला का विभाजन किया और उस कला विभाजन को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हीगोलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जो होता है हीगल का कला विभाजन जाना जाता है। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ललित कला की अब हम परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? ललित कला की जो देखेंगे, पहले नंबर हम परिभाषा। परिभाषा क्या है? वह कला जिसमें सौंदर्य, वह कला जिसमें सौंदर्य प्रधान कला होती है, सौंदर्य प्रधान कला होती है, वह ललित कला कहलाती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो परिभाषा है, वह कला जिसमें सुंदरता अर्थात जो है उसकी सौंदर्यता प्रधान हो। जैसे मंदिर बना रहे हैं, सौंदर्यता जितने उसको पेंटिंग करेंगे सुंदरता आएगी, सौंदर्य उसका प्रधान होगा। ताजमहल बना है, ये वस्तु स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो वह कला जिसमें सौंदर्य मुख्य रूप से प्रधान होती है, सौंदर्य प्रधान कला होती है, उसे कहा जाता है ललित कला। क्या कहा जाता है? ललित कला। अब ललित कला जैसे कौन कौन से हैं तो हमने बता दिया, इसको बता रहे हैं। ललित कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ललित कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? हाँ, ललित कला
शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कालिदास का ग्रंथ, किसका है? कालिदास का जो ग्रंथ है, कालिदास का ग्रंथ किस ग्रंथ में मिलता है? कालिदास का ग्रंथ रघुवंशम में, रघुवंशम में। तो कालिदास का ग्रंथ रघुवंशम में मेरे प्यारे दोस्तों ललित कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहां मिलता है? तो कालिदास का जो ग्रंथ है रघुवंशम में जो है ललित कला का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब ललित कला का प्राचीन नाम क्या है? ललित कला का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम इसका जो है चारुकला है। क्या है? चारुकला। ये आया है बिहार स्टेट में जो है चारुकला है, याद रखिएगा। तो ललित कला का जो प्राचीन नाम है इसका नाम है चारुकला, इसका जो है नाम है चारुकला नाम है। अब देखिए ललित कला के उदाहरण कौन कौन से हैं? ललित कला जैसे कौन कौन है ललित कला? जैसे पहला आपका है, एक है आपका चित्रकला। कौन है? चित्रकला। फिर मूर्तिकला, मूर्तिकला। इसके बाद जो है आपका वास्तुकला, वास्तुकला। इसके बाद जो है आपका संगीत कला, संगीत कला के बाद जो है आपका, संगीत कला के बाद आपका जो है काव्य कला। क्या है? काव्य कला, काव्य कला। तो ये सारी जो कलाएं हैं, काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संगीत कला, यही 5 कलाएं जो होती हैं ललित कला के नाम से जानी जाती है। यानी ललित कला की कुल संख्या कितनी है? 5। ललित कला की संख्या, ललित कला की जो संख्या है ये मान लीजिए कि संख्या जो है कितनी है? 5 होती है। ललित कला कितनी होती है? 5 होती है। तो कौन कौन है? काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला। तो ये हुआ ललित कला। ललित कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कालिदास के ग्रंथ रघुवंशम में, इसका प्राचीन नाम है चारुकला। तो इस सारे बातों को मेरे प्यारे दोस्त अच्छे से आप लोग नोट करिए। अब हम चलते हैं उपयोगी कला पर। चलिए अब हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त उपयोगी कला। कौन सी कला देखेंगे? दूसरी जो है हमारा उपयोगी कला को हम देखेंगे। किस कला को देखेंगे? उपयोगी कला। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है? जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं, जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है वह उपयोगी कला कहलाती है। वह उपयोगी कला कहलाती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आवश्यकताओं, जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ण करती है, वह जो होती है वह जो होती है उपयोगी कला कहलाती है। तो उपयोगी कला का प्राचीन नाम क्या है? उपयोगी कला का प्राचीन नाम क्या है? इसका जो है प्राचीन नाम मेरे प्यारे दोस्त जो है उसका जो था चारुकला था। इसका प्राचीन नाम है कारुकला। इसका जो प्राचीन नाम है कारुकला। याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम कारुकला। अब देखिए जैसे कौन कौन सी कलाएं जो होती है उपयोगी कला होती है। जैसे आपका आभूषण बनाना। क्या भाई? आभूषण बनाना, आभूषण का निर्माण करना, आभूषण का निर्माण करना। इसके बाद जो है रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी,
बड़ईगिरी कामा, सुनारी कला, सुनारी कला, सुनारी कला के बाद काष्ठ कला, काष्ठ कला जो है इत्यादि, काष्ठ कला इत्यादि। तो याद रखिएगा भाई, आभूषण का निर्माण करना, रंगाई छपाई, बड़ईगिरी, सुनारी कला, काष्ठ कला, ये सारी जो है हमारी उपयोगी कला है। कहीं न कहीं ये कलाएं हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पूर्ति कर रही हैं। अब एक बात याद रखिएगा, चारुकला और कारुकला दोनों कला का सर्वप्रथम उल्लेख एक साथ किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद आप लोग को हो गया होगा, कारुकला किसका प्राचीन नाम है? उपयोगी कला का प्राचीन नाम है चारुकला। अब देखिए, कारू जो है उपयोगी का नाम है और चारुकला जो है ललित कला का नाम है। याद रखिएगा, ललित कला का प्राचीन नाम है चारुकला और इसका जो प्राचीन नाम है कारुकला। अब दोनों का एक साथ उल्लेख हमको कहां मिलता है? चारुकला और कारुकला दोनों का उल्लेख एक साथ हमको कहां मिलता है? तो हम बता दें कि जो है पाणिनि की ग्रंथ, पाणिनि का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया और इसी ग्रंथ में पहली बार जो है कारुकला और चारुकला का उल्लेख दोनों एक साथ हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो आप लोग धैर्य रखिए, अगर आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को पढ़ लेते हैं तो हम वादा नहीं विश्वास देते हैं कि इस बार नौकरी आपकी पक्की है। रही मेरी क्वालिफिकेशन की बात, तो मैं जो है ग्रेजुएशन बीए में हूं, इसके बाद मेरा बीए जो है पेंटिंग में बीएफए कर रहा हूं, इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से। देखिए नोट पॉइंट देखिए आप लोग, विशेष नोट पॉइंट क्या है? चारुकला भाई, चारू किसका प्राचीन नाम है? हमने बताया कि चारू जो प्राचीन नाम है उसका ललित कला का, चारुकला और कारुकला कला दोनों का एक साथ उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखिए, प्रश्न आ सकता है और आया भी है। चारुकला कारुकला दोनों का एक साथ उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम है जो है अष्टाध्यायी। क्या ग्रंथ है? तो उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन है? लेखक हैं पाणिनि। तो पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी में जो है चारुकला और कारुकला दोनों का एक साथ उल्लेख पहली बार देखने को हमको मिलता है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम लोग देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है, ये भी प्रश्न कई बार आया है कि अर्थशास्त्र की रचना तो किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों हो सकता है जैसे। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना वास्तव में किसने की है तो विष्णुगुप्त। पहले आप ऑप्शन विष्णुगुप्त लगाएंगे, विष्णुगुप्त अगर विकल्प नहीं है तो आप चाणक्य लगाएंगे, चाणक्य नहीं है तो कौटिल्य लगाएंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचना अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? तो सबसे पहले आपको आंसर लगाना है विष्णुगुप्त। क्या लगाना है आप लोग को? विष्णुगुप्त लगाना है। विष्णुगुप्त अगर विकल्प नहीं है फिर चाणक्य लगाना है। चाणक्य नहीं है तो आपको कौन लगाना है? कौटिल्य लगाना है। कौन लगाना है? कौटिल्य लगाना है। चाणक्य नहीं है तो कौटिल्य लगाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप विकल्प लगाना है विष्णुगुप्त को, विष्णुगुप्त के बाद आपको लगाना है चाणक्य को, चाणक्य के बाद कौटिल्य को लगाना है। तो ये अर्थशास्त्र की रचना है। और जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु का अर्थशास्त्र जो था किस पर आधारित था? तो ये राजनीतिक पर आधारित था। किस पर?
आधारित था चाणक्य का अर्थशास्त्र? किस पर आधारित था? तो भाई राजनीति पर आधारित था, राजनीति पर। तो चाणक्य या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस पर आधारित था? राजनीति पर आधारित था। तो इतनी सारी बातें अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो संगम आर्ट क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।